नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। विजय पिंगुले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे तुगलक वंश को। तुगलक वंश में हमने जो है वो बात की थी, सबसे पहले बात की थी। अगर बात करें तो किसकी, हमने यहाँ पर जो है वो बात की गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की, और उसके बाद में आज जो है वो बात करेंगे तीसरे शासक, तुगलक वंश के तीसरे शासक की बात करेंगे। तीसरा शासक हमें कौन देखने को मिलता है, अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरा शासक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। कौन देखने को मिलता है? फिरोज शाह तुगलक देखने को मिलता है। कौन सा? तीसरा शासक की हम बात कर रहे हैं, तीसरे शासक की। इनका शासनकाल की बारे में बात करें, शासनकाल शासनकाल तो शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो शासनकाल इनका देखने को मिलता है 1351 से हमें 88 ईस्वी तक देखने को मिलता है। कब तक? 88 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। ये शासक कैसे थे, अगर बात करें तो ये शासक जो है वो क्या थे? ये शासक जो है वो काफ़ी, अगर बात करूँ तो ये सच्चा मुसलमान जो था, सच्चे मुसलमान शासक था। अगर बात करें क्या था ये? सच्चा मुस्लिम शासक था। तो सच्चा मुस्लिम शासक क्यों माना जाता है, अगर बात करें इस पे, तो ये जो है मुसलमानों पर रियायत बरती जाती थी और हिंदुओं पर जो है वो कठोर कर यहाँ पर लगाए गए थे, अधिक कर लगाते थे। इस वजह से जो है वो ये सच्चा मुस्लिम था, और मुस्लिम होने के नाते ही इन्होंने जो है वो राजगद्दी जो उलेमा के प्रति यहाँ पर दी, उलेमा को सबसे ऊपर माना। और इसके बाद में अगर बात करें तो इन्होंने जो है वो आगे क्या बात देखने को मिलती है कि ये यहाँ पर जो है वो क्या है देखने को मिलता है इनके बारे में। इनके बारे में हमें देखने को मिलता है कि ये फिरोज शाह तुगलक जो थे, कौन किसका यहाँ पर कौन थे, अगर बात करें सबसे पहले कौन थे तो कौन देखने को मिलता है, तो ये हमें जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई देखने को मिलते हैं। चचेरे भाई थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक कौन से थे यहाँ पर? चचेरे भाई। अब यहाँ पर एक बात और आती है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या थे, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सैन्य अभियान इन्होंने जो है वो नहीं किया। और यहाँ पर सफल शासक के गुणों में अगर बात करें, सफल शासक के गुणों, क्या गुणों व साहस साहस का अभाव था। तो ये कैसे शासक थे? ये सफल शासक के जो गुण होते हैं, कौन कौन से गुण आते हैं देखने को मिलते हैं? गुण हमें देखने को मिलता है, गुण और साहस। तो ये दोनों का ही क्या था, इनमें अभाव था। तो ये सफल शासक नहीं थे। देखिए, इन्होंने सफल शासक नहीं थे, इसके कारण अगर बात करूं तो सफल शासक क्यों नहीं थे, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार का कोई सैन्य अभियान इन्होंने नहीं किया। लोक कल्याणकारी कार्य तो किए, लेकिन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का सैन्य अभियान यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। आगे बात करें हम तो यहाँ पर जो है वो हिंदू ब्राह्मणों पर इन्होंने जो है वो क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो इन्होंने जो है वो हिंदू ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर इन्होंने जो है वो लगाया, और ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है, अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो दिल्ली यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का, देखिए सफल शासक क्यों नहीं था? सफल शासक इसलिए नहीं था क्योंकि जो यहाँ पर अंतिम समय में जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में कौन कौन से दो प्रांत हमें देखने को मिलते थे, प्रांत या साम्राज्य जो देखने को मिलते थे, वो स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र। किसकी बात कर रहा हूँ? स्वतंत्र राज्य। तो स्वतंत्र राज्य की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र राज्य। एक था, हमें कौन देखने को मिलता है, एक हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, देवगिरी। और दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता था बहमनी।
बहमनी राज्य और देवगिरी राज्य की बात कर रहा हूँ। तो ये राज्य क्या थे, स्वतंत्र हो गए थे। इनको जो है वो पुनर्विजित के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। इन्होंने जो है वो इनको जीतने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। ये स्वतंत्र हो गए थे बट इनको जीतने के लिए कुछ भी यहाँ पर जो है वो प्रयास इनके द्वारा नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया। इस वजह से ये क्या थे, ये यहाँ पर जो है वो साहसी और अच्छे गुणों के यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिलते थे। तो बात करें कि यहाँ पर जो है वो ये दिल्ली, और एक और बात देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, अगर बात करें तो पूर्वगामी यहाँ पर देखने को मिलता है। किसका, अकबर का पूर्वगामी। बट ये था यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अकबर जो है वो किसे कहा गया, बात करें तो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। दिल्ली सल्तनत का जो है वो अकबर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो किसे कहा गया, यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है वो कहा गया। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर, इसको क्या कहा गया, दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। इसके अलावा बात करूं तो यहाँ पर सफल शासक के गुणों को साहस का अभाव था, क्योंकि देवगिरी और स्वतंत्र राज्य यहाँ पर जो है वो हो गए थे। इनको जो है वो जीतने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर आप बात यहाँ पर डाल लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य को पुनर्विजित करने का प्रयास नहीं किया। इस वजह से जो है वो ये यहाँ पर जो है वो इनमें ये सफल शासक नहीं कहलाए। क्या नहीं कहलाए, सफल शासक नहीं कहलाए। तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करें हम तो आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। आगे देखिए, हमें बात करें तो इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो कर हमें देखने को मिलते थे। काफ़ी सारे कर थे, उनको जो है वो इन्होंने समाप्त किया। अगर बात करें तो 24 प्रकार के कर हमें देखने को मिलते थे। 24 प्रकार के करों को समाप्त कर 4 कर यहाँ पर रखे, समाप्त कर 4 प्रकार के कर लागू रखा। तो 4 प्रकार के कर कौन से थे, अगर बात करें तो 4 प्रकार के कर हमें देखने को मिलता था। पहला हमें देखने को मिलता था कौन सा, पहला हमें देखने को मिलता था जजिया। कौन सा, जजिया। पहला कर जजिया, जो किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बाद में हमें जो है वो दूसरा यहाँ पर जो है वो कर हमें देखने को मिलता था जजिया के बाद में ज़कात। कौन सा था, ज़कात। ये किससे लिया जाता था, मुसलमानों से। ये कौन से थे, धार्मिक कर। ये भी कौन सा था, धार्मिक कर। इसके अलावा एक और यहाँ पर जो है वो लिया जाता था कर। 4 प्रकार के कर लागू किए थे। 24 प्रकार के कर थे लेकिन उनको समाप्त कर दिया। 4 प्रकार के ही कर यहाँ पर जो है वो लागू रखे। तीसरा हमें देखने को मिलता था जजिया देखने को मिलता है, ज़कात और खैरात। ये क्या था, ये यहाँ पर खैरात किसके यहाँ पर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और ये कौन सा था, ये था भूमि कर। कौन सा था, भूमि कर। आखिरी बात करूं, चौथा हमें कौन सा देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है खम्स। कौन सा, खम्स। चौथा हमें देखने को मिलता है खम्स। ये यहाँ पर युद्ध में लूटा हुआ धन।
युद्ध में लूटा हुआ धन पर राज्य का 1/5 भाग, राज्य का क्या 1/5 भाग। और बात करें अगर 4/5 भाग की, तो 4/5 सेना में बढ़ता था, सेना में बांटा जाता था। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। तो 4 प्रकार के यहाँ पर जो है वो कर यहाँ पर लागू करें, ये सभी बात हमने की है। और इसके अलावा आगे बात करते हैं, 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के बाद में काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिले, इनके शासनकाल में काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो विभाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने देखिए बात किया हमने सबसे पहले इनके बारे में, और इनके द्वारा जो है वो सिंचाई कर भी यहाँ पर लगाया गया, क्या सिंचाई कर, सिंचाई कर। तो सिंचाई कर इनके द्वारा ही लगाया गया। तो सिंचाई कर की बात करें हमें, सिंचाई कर, तो सिंचाई कर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंचाई कर देखिए ये था प्रथम शासक, प्रथम शासक थे सिंचाई कर लगाने वाले ये। और इनके द्वारा सिंचाई कर के साथ साथ में काफ़ी सारे नहरें यहाँ पर जो है वो लगवाई, नहरें खुदवाई, और इसी वजह से क्या किया इन्होंने सिंचाई कर यहाँ पर लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं। पहले इन सभी को यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बात करते हैं अब आगे। अब इसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ पर फिरोज शाह क्या थे, मुस्लिम यहाँ पर जो है वो शासन स्थापित यहाँ पर किया था इन्होंने। तो फिरोज शाह के बारे में क्या मिलता है, इन्होंने मुस्लिम शासन स्थापित किया। तो इन्होंने मुस्लिम शासन स्थापित किया। इनके द्वारा जो है वो सिंचाई कर लिया गया, सिंचाई कर। तो सिंचाई कर हमें देखने को मिलता है, अगर बात करें तो सिंचाई कर हमें 1/10 भाग उपज का, ये हमें देखने को मिलता है। सिंचाई कर के लिए एक यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, विभाग यहाँ पर बनाया, विभाग बनाया जाता है। विभाग का नाम क्या देखने को मिलता है, हक है सर्व, क्या देखने को मिलता है, हक ए सर्व। तो हमें ये यहाँ पर जो है वो विभाग यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें यहाँ पर हमने बात किया 1/10 है, ये 1/10 भाग उपज का यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो अभी और यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है विभाग, यहाँ पर काफ़ी सारे विभाग यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसमें से बात करें हम, तो यहाँ पर एक और देखने को मिलता है दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक। यहाँ पर ये यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, विभाग स्थापित, क्या विभाग स्थापित करवाया। क्यों करवाया अगर बात करें तो ये करवाया था पेंशन, क्या पेंशन विभाग, ये क्या था पेंशन विभाग। तो दीवान इस्तिहाक विभाग जो स्थापित करवाया वो क्या था, पेंशन विभाग था। और आगे बात करते हैं इसके बारे में, और कौन कौन से विभाग यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो एक विभाग और देखने को मिलता है, एक देखने को मिला दीवान ए बंदगान, क्या देखने को मिलता है, दीवान ए बंदगान। तो ये यहाँ पर जो है वो विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए दीवान ए बंदगान में क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इसमें हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है दास विभाग था, क्या था दास विभाग। तो इसमें दास विभाग था, और दास विभाग में अगर बात करें दास हमें देखने को मिलता था 1.80 लाख दास देखने को मिलते थे।
क्या दास विभाग था कौन, दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग था। और दास विभाग में कितने दास थे, 1.80 लाख दास थे। और बात करें तो सर्वाधिक दास यहाँ पर देखने को मिलता था, सर्वाधिक दास यहाँ पर देखने को मिलते थे। और बिक्री की बात करें, बिक्री पर रोक लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो बिक्री पर क्या है, रोक लगा दी थी। और ये यहाँ पर जो है वो विभाग देखने को मिलता है। इसके आगे बात करें कौन सा विभाग देखने को मिलता है, दीवान ए खेरात। दीवान ए खेरात ये किस लिए था, ये था आर्थिक सहायता के लिए। क्या, ये था आर्थिक सहायता के लिए। दीवान ए खेरात, दीवान ए खेरात में अगर बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर गरीबों की सहायता, जैसे अगर बात करते हैं अपंग है कोई, अपंग, विधवा, अपंग है, विधवा है, गरीब लड़कियों का विवाह, गरीब लड़कियों का विवाह, अपंग है, विधवा है, और ये हमें देखने को मिलता है। तो अगर जो है वो लड़कियां गरीब लड़कियां हैं तो उनका विवाह किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर जो है वो दीवान ए खेरात जो विभाग यहाँ पर बनाया गया था उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो गरीबों की सहायता की गई। आर्थिक सहायता हमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, इनकी आर्थिक सहायता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें, देखिए एक और बात करते हैं, यहाँ पर अपंग, विधवा हो गए, एक हो गए अनाथ, क्या, अनाथ बालक। तो ये हमें काफ़ी सारे यहाँ पर जानकारी जो है वो दी। आगे बात करते हैं, आगे हमें और क्या देखने को मिलता है, और देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक दारुल सफा, क्या देखने को मिलता है, दारुल सफा विभाग। तो ये विभाग क्या देखने को मिलता है इसमें, ये देखने को मिलता है मुफ्त या फिर इसे बोल सकते हैं मुफ्त चिकित्सालय, या ये दारुल सफा विभाग किसके अंतर्गत आता था, ये आता था खेरात अस्पताल, खेरात अस्पताल। इसमें क्या थी, मुफ्त चिकित्सालय यहाँ पर जो है वो सुविधा दी गई थी। किसको, यहाँ पर अनाथ बालकों को, अपंग को, विधवा को, और इनको यहाँ पर जो है वो इसी के अंतर्गत यहाँ पर सभी जनता को, प्रजा को जो है वो दारुल सफा अभियान बनाया गया, जिसमें यहाँ पर मुफ्त चिकित्सालय की सुविधा दी गई। खेरात अस्पताल यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। हमने ये सभी बात की है, काफ़ी सारे विभाग हमें देखने को मिला। एक विभाग हमें और देखने को मिलता है, एक विभाग यहाँ पर अगर बात करें तो एक यहाँ पर देखने को मिलता है कौन, हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अनुवाद विभाग। तो अनुवाद विभाग में अगर बात करें, इसमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है ग्रंथों का अनुवाद करवाया जाता था। तो ग्रंथों का अनुवाद करना इस विभाग के अंतर्गत आता था। तो अनुवाद विभाग यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था। आगे बात करें हम, आगे क्या देखने को मिलता है, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि जो है वो फिरोज शाह तुगलक थे,
इनके द्वारा जो है वो काफ़ी सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, नहरें बनवाए गई, कुएं खुदवाए गए और जो है वो इन सभी कार्य जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य यहाँ पर जो है वो करवाए गए। इसी वजह से अगर बात करें तो इनको यहाँ पर लोक कल्याणकारी शासक भी कहा गया। दिल्ली सल्तनत का लोक कल्याणकारी शासक किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। बात करें हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक के कार्य व निर्माण के आधार कार्य निर्माण व यहाँ पर आप डाल सकते हो निर्माण व लोक कल्याण कार्य के कारण इनको मध्यकाल या इसे बोल सकते हैं सल्तनत काल का लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। किसकी बात कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। निर्माण और लोक कल्याण के कारण, क्या? लोक कल्याण के कारण इनको जो है वो मध्यकाल या फिर सल्तनत काल का लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। इसके आगे बात करें तो यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा काफ़ी सारे नहरें यहाँ पर जो है वो खुदवाई गई। अगर बात करते हैं हम इनके बारे में तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने नहरें के साथ साथ में अगर उससे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है वो सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया, सरकारी पदों पर यहाँ पर नियुक्ति दी गई। तो किसको अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मुसलमानों को, और यहाँ पर जो है वो मुसलमानों को यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है वो सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई। इसी कारण जो है वो इनको यहाँ पर लोक कल्याणकारी शासक कहा गया। तो सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई। और पहले क्या चल रहा था, जो जागीरें या फिर जो है वो भूमि जो थी तो भूमि का टुकड़ा जो है वो वेतन के बदले नहीं बंद कर दिया गया था, बट इनके द्वारा वेतन के बदले भूमि या एक देखने को मिलती है जागीर दिया गया। तो क्या वेतन के बदले भूमि दी गई, तो सरकारी पदों पर नियुक्त हुए उनको यहाँ पर जो है वो भूमि का टुकड़ा जो है वो वेतन के बदले दिया जाने लगा। ये बातें हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बात करें हम इसके बारे में और क्या देखने को मिलता है तो सार्वजनिक कार्य यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक क्या है, एक विभाग यहाँ पर बनाया गया, सार्वजनिक विभाग की स्थापना। जो लोक कल्याणकारी कार्य यहाँ पर जो है वो किए जाते थे इसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो 300 नहर बनाई गई, 300 नहर और कुएं व तालाब बनाए गए। तो क्या क्या बनाए गए? 300 नहर, कुएं, तालाब बनाए गए। तो 300 नहरों की अगर बात करें तो हम बात करते हैं 300 नहर कौन कौन सी बनाई गई। 300 में से मोस्टली हम 5 से 6 यहाँ पर जो है वो देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो नहर देखने को मिलती है। तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की नहरों के बारे में। तो नहर कौन कौन सी थी देखिए, समझ चाहूँगा यहाँ पर एक मैंने बात की थी 300 नहर नहीं थी, वे नगर थे। 300 नगर यहाँ पर बनाए गए। तो 300 नगर यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं तो उसमें से प्रमुख हम 5 नगरों के बारे में बात करते हैं। 5 नगर
5 नगर में हम बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है, देखिए 300 यहाँ पर नगर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। 300 में से हम बात करेंगे मोस्टली 4 से 5 यहाँ पर जो है वो नगरों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं पहला, तो पहला हमें कौन देखने को मिलता है, पहला हमें देखने को मिलता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद यहाँ पर नगर जो है वो बसाया। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर फतेहाबाद, कौन सा, फतेहाबाद। तीसरा देखने को मिलता है, तीसरा हिसार। चौथा हमें देखने को मिलता है जौनपुर, कौन सा, जौनपुर। और लास्ट अगर बात करते हैं हम पांचवा, तो हमें यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजपुर, कौन सा, फिरोजपुर। तो ये 5 यहाँ पर नगर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इधर हम बात करते हैं, ये 5 नगर हो गए और यहाँ पर जो है वो 5 नहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, नहर, 5 नहर व कुएं व तालाब बनवाए। तो ये हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं पहली नहर की बात हो रही है। इधर हो गए थे 300 नगर, यहाँ पर 5 नहरों के बारे में बात हो रही है। 5 नहर कौन कौन सी है बात करें तो पहला हमें देखने को मिलती है कौन सी, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पहली यमुना से हिसार, पहली यमुना से हिसार, दूसरी यमुना से देखिए सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी कितनी, 150 मील लंबाई थी इसकी। दूसरी हमें देखने को मिलती है यमुना से फिरोजाबाद। तीसरी हमें देखने को मिलती है सतलज से घग्गर तक यहाँ पर जो है वो एक नहर बनवाई। चौथी अगर बात करें तो यहाँ पर घग्गर से फिरोजाबाद तक एक नहर बनवाते हैं। पांचवा हमें क्या देखने को मिलती है, पांचवा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिरमौर से कहाँ तक, हांसी, हाँ कहाँ तक, हांसी। तो सिरमौर से हांसी, ये यहाँ पर जो है वो कितनी देखने को मिलती है, पहली, सबसे बड़ी अगर बात करें तो सबसे बड़ी पहली यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलती है। दूसरी सतलज से घग्गर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलते हैं 96 मील लंबी, कौन सी, ये वाली। इसके बाद में अगर बात करते हैं, ये 5 यहाँ पर नहर हो गई है। और नहरों के बाद में और नगरों के बाद में यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो और कार्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, इनको मिटाते हैं, सभी का जो है वो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आगे बात करें तो आगे यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो 1200 बाग लगवाए गए। तो इनके द्वारा यहाँ पर 1200 बाग लगवाए गए। और इनके अलावा यहाँ पर मैंने बात किया था अनुवाद विभाग की यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा जो है वो स्थापना की, और उसमें यहाँ पर ग्रंथों का क्या है, अनुवाद विभाग में जो है वो ग्रंथों का अनुवाद किया गया। आगे यहाँ पर जो है वो फिरोजाबाद तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है वो अशोक के क्या थे, अशोक के स्तंभ थे। कहाँ पर अगर बात करें टोपरा व मेरठ में, मेरठ से कहाँ ले गए ये, दिल्ली, मेरठ से दिल्ली गढ़वाया
गया। दिल्ली में कहाँ पर? दौलताबाद में। तो दिल्ली में करवाया, दौलताबाद में। तो ये किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को कहाँ ले गए? दिल्ली में। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है इनके द्वारा? यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अशोक के स्तंभ के बाद में। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके निर्माण के बारे में। तो निर्माण यहाँ पर जो है वो क्या क्या किया गया? तो एक यहाँ पर जो है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का निर्माण, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण यहाँ पर जो है वो कौन करवाते हैं? फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है? इनके द्वारा देखा जाता है कि इन्होंने सिक्कों पर नाम लिखवाया। इन्होंने सिक्कों पर उलेमा का नाम अंकित करवाया। अगर बात करें उलेमा का क्यों नाम अंकित करवाया, तो नाम अंकित कराने का कार्य था कि उलेमा को प्रसन्न करना। तो उलेमा को प्रसन्न करने के लिए उलेमा का नाम लिखवाया गया। इसके अलावा इसने अपना नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाया। तो इन्होंने जो है वो अपना नाम भी जो है वो सिक्कों पर अंकित करवाया। तो ये उलेमा को प्रसन्न करने वाला ऐसा शासक या उलेमा का नाम यहाँ पर अंकित करवाने वाला क्या था? प्रथम शासक। आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके दरबार में प्रमुख वास्तुकार कौन था? अगर बात करें तो देखने को मिलता है मलिक गाजी सहना। तो इनके वास्तुकार की बात हो रही है मलिक गाजी सहना। आगे हमें और क्या देखने को मिलता है? और ये देखने को मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। क्या किया गया? हिंदू मंदिरों को क्या है? तोड़ा गया। बात करें पहला, तो हमें देखने को मिलता है जगन्नाथ पुरी का मंदिर। ये कहाँ पर था? अगर बात करें यहाँ पर ये देखने को मिलता है उड़ीसा में। इसको जो है वो क्या करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया। ओके, तोड़ा। इसके बाद में एक और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ज्वालामुखी मंदिर। क्या ये देखने को मिलेगा? नेपाल में। इसको भी क्या किया? इन्होंने तोड़वाया और जो है वो हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। देखिए इन मंदिरों को तोड़ा इन्होंने, उसके बाद में हिंदू मंदिरों के निर्माण पर जो है वो इन्होंने रोक लगा दी। आगे बात करते हैं इनके और आगे क्या देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं आखिरी और मोस्ट, यहाँ पर जो है वो बात आती है कि इनके प्रमुख विद्वान कौन थे। प्रमुख यहाँ पर जो है वो रचना इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार कौन थे? बर्नी। कौन थे? बर्नी। और इन दोनों के द्वारा यहाँ पर जो है वो प्रमुख रचनाएं, किसकी बात कर रहे हैं हम? फिरोज शाह तुगलक के शासन काल की प्रमुख रचनाएं की बात करें, जिसमें से पहला रचना खुद ने यहाँ पर की थी। पहली रचना खुद ने कौन सी की थी? अगर बात करें यहाँ पर फिरोज शाह की रचना, फिरोज शाह, तो फिरोज शाह का ग्रंथ क्या देखने को मिलता है? ग्रंथ देखने को मिलता है दीवान ए फिरोज शाही। क्या देखने को मिलती है? दीवान ए फिरोज शाही। तो ये किसकी है? बात करें फिरोज शाह की, ग्रंथ का नाम दीवान ए फिरोज शाही, इसमें इनकी जानकारी मिलती है। दूसरा अगर बात करें बर्नी, बर्नी का ग्रंथ क्या देखने को मिलता है? ग्रंथ हम दो देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है तारीख ए फिरोज शाही। क्या देखने को मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही। और ये दीवान ए फिरोज शाही नहीं है, फतूहात ए फिरोज शाही है। इसके बाद में बर्नी की कौन सी आई? तारीख ए फिरोज शाही। इसके बाद में दूसरी हमें देखने को मिलती है फतवा ए जहादरी। क्या देखने को मिलती है? फतवा ए जहादरी। तो पहली हमने फिरोज शाही की बात करें, फतवात ए फिरोज शाही। बर्नी की अगर बात करें तारीख ए फिरोज शाही, दूसरी फतवा ए जहादरी। ये तीन हमें जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें इनके बाद में, अगर बात कर रहे थे कि इनके बाद में शासक कौन बनता है? शासक इनके बाद में इनका पौत्र बनता है, और पौत्र का नाम क्या मिलता है? चलिए बात करते हैं। इनके बाद उत्तराधिकारी, इनके बाद कौन था उत्तराधिकारी? इनका पुत्र। पुत्र कौन था अगर बात करें? तुगलक शाह। इनके पुत्र का नाम क्या था? तुगलक शाह। इन्होंने जो है वो बात करें तो यहाँ पर 1388 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो गद्दी संभाली। क्या है? गद्दी संभाली। 88 ईस्वी में गद्दी इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के नाम से शासन किया। क्या? शासन किया। कौन से नाम से? गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात करें वास्तविक नाम क्या था इनका? तुगलक शाह है। इन्होंने जो है वो क्या किया? यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी कौन था? इनका पुत्र था, तुगलक शाह था। और इनके बात करें 1388 में इनको जो है वो इन्होंने जो है वो शासन गद्दी संभाली। और इसके बाद में और क्या देखने को मिलता है? अभी यहाँ पर देखने को मिलता है इनके बाद में अंतिम शासक। देखिए ये तो हो गया। इसके बाद में उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। बट हम बात करते हैं डायरेक्ट अंतिम शासक कौन देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। अगर बात करते हैं इनके शासनकाल के बारे में, बात करते हैं हम
शासनकाल, महमूद के शासनकाल के बारे में बात करें तो 1384 से 94 से हमें देखने को मिलता है 1412 ईस्वी तक हमें देखने को मिलते हैं। कौन? अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इनके बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके शासनकाल में जो है वो एक युद्ध होता है 1398 ईस्वी में। कौन सा? तैमूर आक्रमण। तो तैमूर आक्रमण इनके शासनकाल में होता है। ये कौन था अगर बात करें तो मध्य एशिया मंगोलों का आक्रमण। तो ये मंगोलों का आक्रमण था मध्य एशिया से। तैमूर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तैमूर लंग के द्वारा। तो तैमूर लंग यहाँ पर जो है वो आक्रमण करता है। नसीरुद्दीन महमूद जो है वो शासक कर रहे थे उस टाइम पे, और इनके द्वारा जो है वो आक्रमण करके यहाँ पर अपार धन यहाँ पर जो है वो यहाँ से लूट के ले जाते हैं। तो क्या करते हैं? अपार धन यहाँ पर जो है वो लूट के ले जाते हैं। तो तैमूर लंग क्या करते हैं? अपार धन लूट ले जाते हैं। क्या करते हैं? अपार धन लूट के ले जाते हैं। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर तैमूर आक्रमण में सहयोग कौन किया था? तैमूर आक्रमण का सहयोगी। तो तैमूर का सहयोगी की बात हो गई, तो तैमूर का सहयोगी कौन देखने को मिलता है? खिज्र खा। तो खिज्र खा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। और तैमूर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लूट लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर लूट के जाते समय अगर बात करें जाते समय, तो जाते समय तैमूर खुश होकर, क्या? खुश होकर खिज्र खा को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिज्र खा यहाँ पर करता है। कौन? सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना ये कौन करता है? अगर बात करें तो यहाँ पर खिज्र खा यही करता है। इन्होंने जो है वो बात किया कब से कब तक? अगर खिज्र खा कब से कब तक करता है ये सैयद वंश की स्थापना 1414 से ये करता है 51 ईस्वी तक। तो कल यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर सैयद वंश को, और सैयद वंश की स्थापना के बारे में बात की खिज्र का यहाँ पर करता है। और उसके बाद में सैयद वंश के 4 शासक देखने को मिलते हैं। इसके साथ इन सहित यानी खिज्र का सहित 4 शासक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में लोधी वंश पढ़ेंगे। तो कल की कंटिन्यू क्लास आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुगलक वंश आज जो है वो समाप्त हो चुका है। कल से हम सैयद वंश की चर्चा करेंगे। फिलहाल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जो है वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।